शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। राजस्थान में राजनीतिक भूचाल के बीच आम आदमी पार्टी लगातार अपनी स्थिति प्रदेश में सुदृढ़ करती जा रही है। राज्य की जनता को तीसरा विकल्प देने की पुरजोर कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी लगातार बुद्धिजीवी वर्ग को पार्टी के प्रमुख पदों पर आसीन कर रही है। इसी श्रृंखला में रायका समाज के नेता और दीप जज बंकर लाल सिंह रायका को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई गई है। रायका समाज के उत्थान में पिछले 30 साल से लगे हुए ये नेता एवं दिग्गज बैंकर लाल सिंह रायका ने कल जयपुर में प्रदेश आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आपकी सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की नीति और उनकी कार्यशैली को मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं और उनका अनुसरण करते हुए मैं आज राजस्थान में आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहा हूं। इस पार्टी की नीतियां भारत देश में किसी भी पार्टी की नीतियों से अलग है और आधुनिक सोच वाली है और जनता के हित में काम करने वाली है। हम इन नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए पूरे राजस्थान में गांव ढाणी में जाकर प्रचार करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि आज गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर चूं भी बोलने को तैयार नहीं है। सरकारी भवन में करोड़ों रुपए और सोने की सिल्ली बरामद होती है तो उस पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं घरों और दफ्तरों की तलाशी होती है और वहाँ चवन्नी भी नहीं मिलती है, तब भी ईडी और सीबीआई में केस बना दिए जाते हैं। यहाँ तो इतना कुछ मिल गया फिर भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और रिटायर्ड जज पीएस तोमर ने कहा कि भ्रष्टाचार की सभी हदें पार हो चुकी है। अब राजस्थान में आम आदमी पार्टी झाड़ू चला देगी और अगले चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी और रोड शो करेगी और जनता को जगाने का प्रयास करेगी। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी, जिसमें उनके साथ प्रदेश संयुक्त सचिव प्रशांत जायसवाल, एक्स सर्विसमैन प्रदेश अध्यक्ष अजय चौहान, व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील दयाल, कार्यालय प्रभारी विश्वामित्र बोहरा, जयपुर सोशल मीडिया प्रभारी राजेश मेहरा, अमित दादीज, वीरेंद्र चौधरी, अभिमन्यु सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। मैंने 30 साल की सेवाएं की है। मैं गुजरात का हेड रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हेड रहा हूँ, पूरे भारत में 14 स्टेट को उनका मैं हेड रहा हूँ। तो हर एक स्टेट में इन मिस्टेकों में आम आदमी तक काम किया हमने। बैंकिंग में रहते हुए उनके दुख दर्द जाने, उनके समस्याओं का पता लगाया कि क्या है और यहाँ पे बैंकिंग के बारे में थोड़ी सेवा। आम आदमी में ज्वाइन करने का सबसे जो बड़ा मोटिवेशन ये रहा कि उन्होंने एक लक्ष्य बनाया, एक विजन बनाया और विजन के तहत वो टारगेट बनाया। टारगेट को अचीव करने के लिए जो रणनीति बनाई उसको समझ तरीके से। तो मेरा ये मानना है कि रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टी है और मैं भी कॉर्पोरेट लीडर हूँ। रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टी में शामिल होना वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। दूसरी बात ये थी स्टूडेंट लाइफ में मेरे मन में हमेशा ये रहती थी कि अपने राजस्थान के लिए मुझे काम करना है और जब भी मैं यहाँ पे आता था तो बहुत सारी समस्याओं को देख के मुझे विचित वो समस्याएं करती थी। इसीलिए मन में हमेशा ये रहता था कि एक दिन मुझे अपने स्टेट के लिए काम करना है, लेकिन वो विचलन इतना ज्यादा हमेशा उनका रहता था कि लास्ट में मैंने सोचा कि अभी मुझे अपने जोर देना चाहिए और अपने राजस्थान के विकास के लिए काम करना। तो मैंने अपने पद से रिजाइन किया है। रिजाइन करके मैंने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। मेरा मकसद यही है कि हम अपने राजस्थान को कैसे बीमारू स्टेट से बाहर निकाल के कैसे हम लोग उसका विकास करें ताकि हमारी एजुकेशन, अभी आप देखिए कि एजुकेशन हायर एजुकेशन हो 22%, जो बच्चे 100% होते हैं प्राइवेट में, खाली 22% बच्चे ही हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। तो कहने का मतलब 78% ड्रॉप आउट हो जाता है। आज ड्रॉप आउट की जो संख्या है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा है
अपने लड़कियों का जो एजुकेशन है वो सबसे कम है, और जो ये समस्या है उनको हमें निदान करना है। बेरोजगारी में भी देखेंगे तो आप इकोनॉमिक सर्वे, ये तो मैं आपको जो डेटा दे रहा हूँ वो सरकारी डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे में 12% हमारे देश की बेरोजगारी है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट। हाल ही में योजना भवन में करोड़ों रुपए और सोने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कांग्रेस सरकार का विदाई का समय आ गया है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस सरकार सत्ता जाने के डर से मुख्यमंत्री ओखलाहट में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये तो सामने आ गया है। ऐसे में पता नहीं कितने ही मामले हैं जो फाइलों के नीचे दबे हुए हैं, सभी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है वह जनता के सामने आ चुका है। इनका पाप का घड़ा भर चुका है। सरकारी कार्यालय में इतना पैसा है तो पता नहीं कहां कहां रखा हुआ होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में सरकारी कार्यालय में पहला उदाहरण है जो रकम मिली है, और यही वजह है कि कांग्रेस सरकार घबरा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को इस मामले पर पहली बार जवाब दिया है। बीजेपी लगातार उनसे पूछ रही है कि योजना भवन में इतना पैसा और सोने की सिल्ली कहां से आई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी कल। उस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया। उसके बाद सीएम ने कहा कि हम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े अफसरों को पकड़ रहे हैं। मैं खुद बेंगलुरु से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। मैंने मुख्य सचिव को कहा कि पूरे मीडिया को सब कुछ स्पष्ट करें। बीजेपी वाले चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की बात करके सरकार को कमजोर कर दें। इनके राज्यों में छापे क्यों नहीं डाले जा रहे? हमने अब तक 65 बड़े अधिकारी पकड़ लिए हैं, बाकी राज्यों में लूट मची हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस बैंक के डायरेक्टर है, उस बैंक में 700 करोड़ का लेन देन नोटबंदी के टाइम हुआ था। ये कैसे हो गया? इन्होंने बैंक वालों को करप्ट कर दिया है। सीएम ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में करप्शन, वे सत्ता में आते तो बेड़ी हो जाते हैं। एक गहलोत ने कहा, मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी उद्योगपति से पूछ लीजिए। पहले इनकम टैक्स के फाइल में 1 लाख रुपए देते थे, अब 10 लाख देने पड़ रहे हैं, यानी 10 गुना करप्शन बढ़ गया है। कल विद्याधर नगर जयपुर के स्टेडियम में आयोजित कुमावत महापंचायत में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कुमाऊं समाज के लोग इकट्ठा हुए और हुंकार भरा। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने इसमें हिस्सा लेकर राजस्थान के चुनावी साल में कुमाऊं समाज का शक्ति प्रदर्शन करके अपनी मांग राजनीतिक पार्टियों के सम्मुख प्रमुखता से रखी है, जिसमें मुख्य मांग यह है कि कुमाऊं समाज का ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% किया जाए। उनके वर्गीकरण की सहित अन्य कई मांगे थी जो उन्होंने सरकार के सामने रखी। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा सांसद ओम बिरला मुख्य अतिथि रहे। 85 पदाधिकारियों ने बिरला का स्वागत कर उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट किया। कुमावत महापंचायत कोर कमेटी के सदस्य ताराचंद सिरोहिया, छोटूराम बड़ीवाल, विधायक निर्मल कुमावत, युवा नेता दीनदयाल कुमावत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी सचिव मुकेश वर्मा, एआईसीसी सदस्य पीसीसी प्रभारी ललित तूनवाल, कैलाश कुमावत, माटी कला और शिल्प कला बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व सागनेर प्रधान गौरीशंकर मारवाल, मधुसूदन रतिवाल, नानूराम कुमावत, पूर्व आसीन विधायक सहित कई नेताओं ने बिरला के समक्ष मांगों को पुरजोर तरीके से रखा। इस अवसर पर भीमाराम पन्नालाल और भामाशाहों ने कुमाऊं समाज के इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कुमाऊं समाज स्थापत्य कला का पुजारी रहा है। जयपुर में कुमाऊं समाज की महापंचायत में उन्हें सम्मिलित होने का सुअवसर मिला है। राजस्थान की वैभवशाली संस्कृति को समझने में समाज के बंधुओं का अतुलनीय योगदान है। उनकी सृजनात्मकता का ही यह प्रतीक है कि देश विदेश से पर्यटक यहाँ उनकी मूर्ति और शिल्पकला देखने आते हैं। बदलते समय के साथ समाज ने अपनी गौरवशाली विरासत को सहेज कर रखा है और उसमें आधुनिक तकनीक का भी उन्हें समावेश करना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए कुमावत समाज ग्रामीण क्षेत्रों तक भावी पीढ़ी, विशेषतः बेटियों में शिक्षा और संस्कारों को बढ़ावा दे। इस अवसर पर कुमावत समाज ने लोकसभा स्पीकर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। राजस्थान की शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों को भेजने के लिए करीब 26,000 शिक्षकों के ट्रांसफर करने की कवायद जो चल रही थी 6D प्रोसेस, उसे आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया था। हमने अपनी पिछले बुलेटिन में आपको बताया था कि ये मुद्दा शिक्षकों के मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है, यानी शिक्षकों को उनके घरों से दूर कर देता है।
और जो शिक्षक अपने रिटायरमेंट के नज़दीक है उनको परेशानी होती है। हमारी प्रमुखता से उठाई गई इसी खबर का नतीजा है कि शिक्षा विभाग ने फिलहाल 26,000 रिक्त पदों पर प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को भेजने को स्थगित कर दिया है। कई शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे थे। शिक्षा मंत्री BD कल्ला से भी मुलाकात की गई थी। शिक्षा मंत्री ने मुलाकात के बाद राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील, राजस्थान शिक्षक संघ भगत सिंह और राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रतिनिधियों को निदेशक ने वार्ता पर बुलाया था। निदेशक ने इन 5 संगठनों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाकर निदेशालय के साथ वार्ता कराई। इसके बाद 6D की कार्रवाई आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। जयपुर के योजना भवन की सरकारी अलमारी से मिले 2.31 करोड़ रुपए और एक सोने की सिल्ली के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को एक अदालत ने उन्हें 3 दिन की रिमांड पर ACB को सौंप दिया है। विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। इस बीच बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री गहलोत पर भ्रष्टाचार को लेकर हल्ला बोल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने 65 भ्रष्ट अधिकारी पकड़े, बाकी राज्यों में छापे क्यों नहीं डाले जा रहे। शुरुआती पूछताछ में वेद प्रकाश ने बताया कि उसने नोटबंदी के दौरान जयपुर के अंबाबाड़ी स्थित एक ज्वेलर से 1 किलो की सिल्ली खरीदी थी और उससे नकद भुगतान किया था। विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। वेद प्रकाश की पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं तो उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी पुणे से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है, जबकि छोटी बेटी PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग और बेटा जयपुर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BBA कर रहा है। उनकी पत्नी गृहिणी है। जांच में सामने आया कि वेद प्रकाश के पास जगतपुरा के पार्थ नगर में 275 मीटर का भूखंड, फागी रोड पर पति पत्नी के नाम से जमीन और कालवाड़ रोड पर सुशांत सिटी में 2 प्लॉट है। गिरफ्तारी के बाद ACB ने उन्हें आरोपी से मिली रिपोर्ट के आधार योजना भवन में नक्शा मौका तैयार किया। ACB इसकी भी जांच कर रही है। कंपनी ठेकेदार ने जॉइंट डायरेक्टर के अलावा किस किस अफसर को रिश्वत दी, इस मामले की भी फिलहाल उच्च स्तरीय जांच चल रही है। राजस्थान के चाणक्य बने शिवसेना के राजस्थान प्रभारी शिवसैनिकों में खुशी की लहर। अब की बार NDA सरकार। अगले साल लोकसभा चुनाव है। देश विदेश में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनका रुतबा बोल रहा है, उसे देखकर हर कोई हैरान परेशान है। विपक्षी दलों के पास कोई तोड़ नहीं है। पिछले एक दशक से कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने भरसक कोशिश कर ली, लेकिन PM मोदी का कोई तोड़ नहीं ढूंढ पाई। अपने बेबाक बयानों के लिए प्रसिद्ध पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी ने कहा है कि शिवसेना ने उन्हें राजस्थान सौंप दिया है, तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि शिवसेना का राजस्थान में झंडा बुलंद किया जाएगा। जी हाँ, सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी को राजस्थान का शिवसेना प्रभारी बनाया गया है। सिंघवी साहब कहते हैं कि देश में भाजपा एक के बाद एक प्रगति सोपान तय कर रही है। भाजपा ने अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन NDA को जन्म दिया। भारत में सनातन संस्कृति की संवाहक और हिंदुत्व के साथ जनता का सर्वांगीण विकास का ध्येय लेकर चलने वाली भाजपा, शिवसेना, JPP इत्यादि पार्टियों का गठबंधन अहम है। शिवसेना हमेशा से ही भाजपा के साथ रही है। शिवसेना के पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व मंत्री और राजस्थान प्रभारी और राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले श्री चंद्रराज सिंघवी को राजस्थान की कमान सौंप दी है। शिवसेना के राजस्थान प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस शुभ अवसर पर राज्य प्रमुख राष्ट्रीय सचिव कैप्टन पूर्व विधायक श्री अभिजीत अडसुल साहब, लखन सिंह पंवार सहित शिवसेना के कई गणमान्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र में शिवसेना किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि शिवसेना महाराष्ट्र की नब्ज पहचानती है। वहां के मुख्यमंत्री शिंदे जी ने कहा कि इस बार राजस्थान में भी शिवसेना विजय ध्वज फहराएगी। इसके लिए हमने ये अभियान किया और राजनीति के चाणक्य सिंघवी साहब को वहां नियुक्त किया है। सिंघवी साहब ने कहा कि हम सबका दायित्व है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे द्वारा लगाए गए इस वट वृक्ष को सींचे और गांव गांव ढाणी ढाणी शिवसेना का प्रचार प्रसार करे। चंद्रराज सिंघवी की बात करें अगर तो उन्होंने छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत करी थी। 1958 में स्वतंत्रता पार्टी स्टेट ऑर्गेनाइजर रह चुके हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के वे अध्यक्ष रह चुके हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। इस दौरान सिंघवी जी पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वे ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के सचिव भी रह चुके हैं। अपनी विचारधारा को देखते हुए बाद में वे बीजेपी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष, नेशनल कार्यकारिणी में सदस्य, गोविंदाचार्य प्रभारी कार्यकाल में एसोसिएट प्रभारी रहने के बाद राजस्थान की राजनीतिक विश्लेषण में ख्याति प्राप्त होने के बाद
भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक विशेष पद दिया है जिसे राजनीतिक सलाहकार कहा जाता है। चंद्रराज सिंघवी पहले राजनीतिक सलाहकार बने, इसके अलावा वे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। इसीलिए उन्हें राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि उन्होंने घाट घाट का पानी पी रखा और हर पार्टी की नब्ज जो पहचानते हैं। अपने बेबाक बयानों और खतरनाक भविष्यवाणियों के लिए जाने वाले सिंघवी साहब ने हाल ही में कहा था कि राजस्थान में गहलोत का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर पायलट खड़े होते हैं तो उन्हें 70 तक सीटें मिल सकती है, लेकिन सरकार तो इस बार बीजेपी की बननी। सिंघवी साहब ने शिव सैनिकों को आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी आने वाले लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए को चुनाव में विजयश्री दिलाने का कार्य करेंगे ताकि 2024 में एनडीए की सरकार बने है। उन्होंने कहा कि आशा है आप इस सब पुनीत कार्य में मेरा साथ देंगे और इसी विश्वास के साथ मैं राजस्थान में शिवसेना की बागडोर संभाल रहा हूं और जल्द ही राजस्थान में शिवसेना का डंका बजने वाला है। इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए लगातार तीसरे साल क्लोजर लिया गया है। क्लोजर अपने अंतिम चरण में है। 30 मई को पंजाब की ओर से नहर में पानी छोड़ा जाएगा। पानी को जोधपुर पहुंचने में 7 से 8 दिन का समय लगेगा, लेकिन इससे पहले 25 मई तक नहर में जो स्टोर किया गया पानी वह खत्म हो जाएगा। हालांकि जलाशयों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। इंदिरा गांधी नहर में अगले साल 2024 में भी मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इसके चलते ये क्लोजर लिया गया है। ऐसे में शहर के प्रमुख जलाशयों में पानी स्टोरेज के लिए हर 15 दिन में लिए जाने वाला 24 घंटे का शटडाउन भी जारी रहेगा। पंजाब से इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जोधपुर तक पानी पहुंचता है। इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत में पिछले 3 सालों में 60 से 70 दिन का क्लोजर हर साल लिया जाता है। इस बार भी ये 25 मार्च को शुरू हुआ था। 30 दिन में आंशिक रूप से पानी नहर में छोड़ा गया था। पूरी तरह से आवक रोक दी गई है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के कई जिले इंदिरा गांधी नहर पर ही सप्लाई पर निर्भर है, इसीलिए इस क्लोजर के चलते नहर में पहले ही लोगों को पानी का स्टोरेज कर दिया जाता है। ये पानी 25 मई तक खत्म हो जाएगा। ऐसे में जलदाय विभाग ने लोगों से अपील की है कि जब तक पंजाब से पानी नहीं पहुंचता है तब तक पानी का सदुपयोग करते रहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को अपने आवास पर वीसी के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पाली जिले के कलेक्टर कार्यालय में पंच धातु से निर्मित एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शांति और अहिंसा का गठन किया गया है। शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया है। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर विभाग के लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया है। जयपुर में बन रहा गांधी संग्रहालय अपने आप का विशिष्ट संग्रहालय होगा। इसमें लोगों को महात्मा गांधी के जीवन और उनके कार्यों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राजीव गांधी का ही सपना था कि देश दूरसंचार क्रांति में इतना आगे बढ़ पाया है। 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार भी उन्हीं के द्वारा दिया गया है। वो चाहते थे कि देश के विकास में युवा शक्ति अपनी भागीदारी निभा सके। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, जाति और पिछड़े तबके की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में राजीव गांधी द्वारा लिए गए निर्णयों से ही देश आज इस मुकाम पर पहुंचा है। दूरसंचार क्रांति तो सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से भारतीय संविधान की रक्षा और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दूसरों की निंदा नहीं करते हुए स्वयं मेहनत करके आगे बढ़े। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, रफी खान, अमीन कागजी, समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मेवाड़ के दौरे पर है। एक ही महीने के अंदर तीसरा दौरा है उनका। कल 22 मई को वह उदयपुर जाने वाले। उसके पश्चात पीठ शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के नवीन जिनालय के होने वाले भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू कर ली गई है। पीठ के राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में बड़ा डोम तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत 22 मई को उदयपुर रहेंगे। उसके बाद 23 मई को इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीठ पंच कल्याणक महोत्सव को लेकर 23 मई को मुख्यमंत्री गहलोत इस पीठ में आएंगे।
इस पीठ में आयोजित महंगाई राहत शिविर का भी अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मेवाड़ दौरा करके मुख्यमंत्री मेवाड़ में कांग्रेस की सीट पक्की करना चाह रहे हैं। चूंकि बीजेपी के दिग्गज नेता कटारिया अब राज्यपाल बन चुके हैं, ऐसे में बीजेपी का वहां पर पलड़ा थोड़ा कम भारी है। इसी का फायदा मुख्यमंत्री गहलोत उठाना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रविवार देर शाम राजस्थान के लोगों से एक बस पलट गई। जम्मू के एजीडीपी मुकेश सिंह के मुताबिक इस हादसे में एक जने की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए। हादसा रियासी जिले के मुरी एरिया में हुआ। सभी यात्री वैष्णो देवी माता के दर्शन कर लौट रहे थे। घायलों में 13 लोग जयपुर के रहने वाले हैं। सभी को कटरा और दांसाल के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस का ड्राइवर खतरनाक मोड़ पर बस को काबू करने में असफल रहा। यही वजह है कि बस हादसे का शिकार हो गई। प्रदेश में लगातार गर्मी और लू बढ़ रही है। गर्मी का ट्रेंड इस बार बदल कर सामने आया है। आमतौर पर लू और गर्मी के लिए मशहूर थार के रेगिस्तान में इन दिनों कुछ अलग ही माहौल है। मई लगभग खत्म होने को है, लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर में पारा 48 डिग्री से 49 तक जहां पहुंच जाता है, इस बार 46 डिग्री पे आकर अटक गया है। लू का भी ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि गर्मी का ज़्यादातर असर धौलपुर, भरतपुर जैसे पूर्वी जिलों में पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अब नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इससे इलाके में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का दौर चल सकता है। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम 28 मई तक असरदार रहेगा। इस दौरान दिन का पारा 5 से 6 डिग्री और रात का पारा 6 से 7 डिग्री गिर सकता है। सर्वाधिक असर बीकानेर और जयपुर संभाग में रहेगा।